सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास से हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स पाइथन में देख रहे हैं। उन कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट चेक कर लिया है, उसके अलावा इफ़ एल्स को भी हमने देख लिया है। उनके सिंटैक्स क्या होते हैं, थ्योरी पार्ट भी थोड़ा सा कवर किया और उसके साथ हमने प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी देखे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को इफ़ एलिफ एल्स इस कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ प्रैक्टिकली का हम कहाँ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो कुछ पिछले प्रोग्राम भी हम लेंगे जिनमें हमने एल्स इफ़ का यूज़ किया था, उस एल्स इफ़ को एलिफ में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपके साथ एल्स इफ़ आ रहा है, आप उसको अगर एलिफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को एलिफ को अगर समझना है, इफ़ एलिफ एल्स को समझना है, तो पहले एक बार मैं आपको उसका सिंटैक्स थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। क्या लिखना होगा, इफ़ कंडीशन लिखना होगा। फर्स्ट कंडीशन हो गई, फिर उसके बाद फर्स्ट कंडीशन के अंडर जो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराने हैं वो लिखने होंगे। देन आप लिखेंगे एलिफ। एलिफ का मतलब है एल्स इफ़ कंडीशन अगेन। सेकेंड कंडीशन जो हो गई वो सेकंड कंडीशन से रिलेटेड आपके जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो आप लिख देंगे और ये काम इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। कब तक, n नंबर ऑफ कंडीशन तक। उसके लिए आप क्या लिखते जाएंगे, एल्स इफ की जगह एलिफ एलिफ एलिफ। और जो हमारे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट फिर आपने लिख दिए। इसके बाद में लास्ट में हमारे को क्या लिखना होगा, एल्स लिखना होगा। ये हमने एल्स लिख दिया। ये एल्स का मीनिंग क्या है कि सभी कंडीशन फॉल्स होने पर आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज यहाँ ऊपर जो आपने कंडीशन लिखी है, सपोज यू हैव रिटन 5 कंडीशन 6 कंडीशंस, तो ओनली 1 कंडीशन विल एग्जीक्यूट, ओनली 1 कंडीशन विल ट्रू। इनमें से कोई सी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में कंट्रोल सीधा एल्स के बाहर आ जाएगा, एल्स के भी बाद में लिखा जाएगा, मतलब एल्स के भी बाद में जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारे इफ़ एलिफ का सिंटैक्स है और रन करने का तरीका है। तो आज एक एग्जांपल के साथ इस चीज़ को हम समझते हैं कि सपोज़ करो कि मुझे स्टूडेंट के नेम रीड करना है, एक स्टूडेंट का नेम रीड करना है और स्टूडेंट का नेम रीड करने के साथ उससे 6 सब्जेक्ट के मार्क्स रीड करने, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और जो परसेंटेज आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी ग्रेडिंग भी देंगे, रिजल्ट भी देंगे। तो चलिए मुझे नेम रीड करना है, मैंने वेरिएबल ले लिया नेम। इनपुट, अब आप कहोगे सर यहाँ पर हमेशा आप तो इंट भी लगाते हो, यहाँ आज आपने इनपुट ही लिखा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू लूँगा मैं नेम में, तो इसलिए मुझे इनपुट लिखने की ही ज़रूरत है, इंटीजर नहीं लेना है, ये तो सब जानते हैं हम। फिर उसके बाद मैं लिख दूँगा प्रिंट और लिखेंगे एंटर मार्क्स, ठीक है। और मार्क्स में 6 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए तो मैं इनपुट लूँगा, पहले तो इनपुट लूँगा सब्जेक्ट ई फॉर इंग्लिश, और ई फॉर इंग्लिश में मैं लिख दूँगा यहाँ पर इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे इस बार, तो इसलिए इंटीजर इनपुट कराना है तो इनपुट लिख दिया। और मैसेज क्या लिखना है, इंग्लिश के सब्जेक्ट इंग्लिश के मार्क्स लिख दो भाई। अब मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। 3 4 5 6 और यहाँ लिख देंगे मैथ्स। थर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा साइंस। 4th सब्जेक्ट हो जाएगा SST या SSC जो भी है, हिंदी, और हमारा कंप्यूटर साइंस। और यहाँ वेरिएबल के नेम भी चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज दिक्कत आएगी। M फॉर मैथ्स, S फॉर साइंस, SST पूरा लिख लेते हैं लोअर केस में, हिंदी H, COMP कंप्यूटर। अब मुझे टोटल करना है इनका मार्क्स, तो टोटल करने के लिए क्या लिखूँगा, टोटल इक्वल टू, पहले टोटल करो, E प्लस M प्लस S प्लस SST प्लस H प्लस COMP, ये हो गया। उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी, मैंने लिखा टोटल डिवाइड बाय
बिकॉज मैं मान रहा हूँ कि 6 सब्जेक्ट हैं और आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे हैं, और मल्टीप्लाई किससे कर दें, 100 से कर दें हम। यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। ये ब्रैकेट अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी ये चलेगा आई थिंक। कौन सा, ये टोटल और 600। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक एक लाइन का गैप दिया है। इस एक एक चीज़ को ऐसे मत पकड़ लेना कि हाँ भाई लाइन का गैप देना ज़रूरी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप लाइन का गैप दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। बस वो कोड रीडेबल हो जाता है अगर आप एक एक लाइन का गैप दे देते हैं तो रीडेबल हो जाता है, रीडेबिलिटी बढ़ती, समझ में आता है इजीली, इसलिए लिख लिया जाता है भाई यहाँ ये पार्ट हो गया हमारा, रीडिंग पार्ट हो गया इतना सा, और उसके बाद में हमारा ये प्रोसेस वाला पार्ट होगा, मतलब वो इनपुट IPO वाला जो कॉन्सेप्ट है कि ये तो इनपुट वाला पार्ट हो गया। अभी यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया है, ये कैलकुलेट होने के बाद में अब मुझे यहाँ पर इफ़ एलिफ स्टार्ट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, इफ़ कंडीशन अप्लाई करनी है। मैंने कहा कि परसेंटेज ग्रेटर देन, अगर मैं बोलता हूँ 90, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, ग्रेटर देन हो, ग्रेटर हो और इक्वल हो किसके, 90 के। देन प्रिंट क्या कराए भाई, रिजल्ट प्रिंट कराना है। रिजल्ट में क्या प्रिंट कराना है, रिजल्ट में नेम प्रिंट कराना है पहले तो, ठीक है। नेम में नेम की वैल्यू प्रिंट करानी है, नेम की वैल्यू नेम वेरिएबल में जो हमने एंटर की थी। उसके बाद आपको क्या प्रिंट कराना है, उसके बाद हमारे को प्रिंट कराना है रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, रिज़ल्ट आना चाहिए जैसे अगर ग्रेटर हो गया तो हम यहाँ लिख देंगे ए। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, परसेंटेज को भी प्रिंट करा देते हैं। ये परसेंटेज, हाँ यहाँ पर लिख दो प्रिंट परसेंटेज कॉलन PR। ओके, तो अपने को ये भी पता लगता रहेगा। अब ये रिजल्ट जो है हर बार मुझे लिखना। अच्छा, एक चीज़ और, ये रिजल्ट मुझे नेक्स्ट लाइन पर चाहिए, नेम के बाद में नेक्स्ट लाइन पर चाहिए, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट एक ही बार लिखना है तो मैं /n लगा दूंगा। /n क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब लिटरल बताए थे। तो ये है हमारा एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस में /n यूज़ होता है न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ये लिटरल में पढ़ाया था मैंने /n/t। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एलिफ, एल्स इफ़ की जगह क्या लिखूँगा, एलिफ। फिर से परसेंटेज लिखूँगा, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 80 से ग्रेटर हो और नहीं एंड 90 से लेस हो। एक रेंज बना दी ना, 80 से इक्वल या ग्रेटर हो और 90 से कम ही होनी चाहिए, मतलब 89 तक चलनी चाहिए। तो क्या होगा, हम लिखेंगे एंड परसेंटेज लेस देन 90, पूरी कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, करेंगे हम। तो रिजल्ट क्या लिखना है आपको, तो रिजल्ट लिखना है भैया B, नेम भी आ जाए, मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ इसको। और इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अपन ज़्यादा नहीं, हम 60 ले लेते हैं, 60 एंड परसेंटेज लेस देन किसके हो, 80 के हो, तो आप क्या कहोगे। तो फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ क्या रिजल्ट दे देते हैं अपन, मैंने रिजल्ट दे दिया भैया C। और मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये लग रहा हो तो मुझे बता देना कमेंट में कि सर आप फास्ट चल रहे हो, मैं उस हिसाब से कर लूँगा। यहाँ अब उसके बाद क्या है कि मैंने परसेंटेज लिखा 60 से ग्रेटर है और परसेंटेज लेस देन 80 है, तो फिर मैं कहता हूँ अगर परसेंटेज आपका C तक हो गया ना हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू मैं बोलता हूँ 50 है एंड परसेंटेज लेस देन 60 है, मतलब क्या है 50 या उससे तो ज़्यादा हो लेकिन 60 से कम हो, तो आप ग्रेड दे देंगे उसको, भैया को, हमारे स्टूडेंट को D। और अगर ऐसे भी नहीं आता, इससे भी कम मार्क्स आ गए, तो फिर हम एक और रेंज बना देते हैं, एलिफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड परसेंटेज लेस देन 50, कॉलन लगाया। इसको अब की बार हमने भाई साहब को अपने को क्या रिजल्ट दिया, E। और अगर ये भी नहीं होता है तो भाई फिर तो अपने को क्या करना पड़ेगा,
मैं एक बार मैक्सिमाइज कर दूँ इसको। ये भी नहीं होता है तो एल्स पार्ट में लिखेंगे, क्या लिख देंगे, एल्स पार्ट में लिख दो भाई साहब, आप तो एफ ग्रेड मिली आपको। सेव करते हैं, सेव किया, किस नाम से करें, रिजल्ट एलिफ, इस नाम से बना दिया मैंने। आई थिंक मैंने कोड लिखा है जो करेक्ट होना चाहिए, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे ही होती हैं। रन किया मैंने, हाँ गलतियां करके सीखते हैं हम लोग सब, है ना। रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, नेम एंटर किया, एंटर मार्क्स इंग्लिश के। अच्छा चलो अब इसको टेस्ट करना है, क्या क्या केस बन रहे थे हमारे। केस देखो हमारे क्या क्या बन रहे हैं, 90 से अबोव होना चाहिए, 80 to 90 होना चाहिए। तो पहले अपन 90 से अबोव वाला केस चेक करें। मैं 92, 91, 93 ऐसा नंबर एंटर करूँगा, ऐसे मार्क्स एंटर करूँगा, हालांकि कभी आए नहीं है मेरे। 90 के इक्वल भी चलेगा। तो क्या ये ग्रेड ए देता है या नहीं देता, यहाँ कंप्यूटर में तो अपन 99। तो हमारी परसेंटेज क्या बनी, देखो परसेंटेज बता दी 93.333। इसको भी चेक कर सकते हैं कि हम इसको कम कैसे करना है, वो बात की बात है, वो चलो छोड़ो। हमारे इफ़ एल्स लग रहा है या नहीं लग रहा, वो देखो रिज़ल्ट कितना सही आया है कि बच्चे का नाम है आज़ाद और उसका रिज़ल्ट हो गया ए। ठीक है, ए ग्रेड आ गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज बन रही है 93 बन रही है ना। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लूँ कि इसको मैं अगर यहाँ इंट कर दूँ, मतलब मुझे क्या चाहिए कि ये पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आए, पूरा कैलकुलेट होने के बाद में उसको इंटीजर कर दो आप। इंटीजर फंक्शन हमने लगा दिया, मतलब 0.3333 आ रहा था वो हटा ही दो हम। ठीक है, तो हमने इंटीजर फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर लिया, फ्लोट से वैल्यू इंटीजर बन गई। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, 80 to 90 वाला केस चेक करते हैं। 80 to 90 वाला केस अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, वही, हाँ जी आज़ाद जी, आपके मार्क्स एंटर करते हैं। 80 to 90 मतलब 82, 83, 84, 85, 86, 87, इनके बीच सारे मार्क्स होने चाहिए। मैक्सिमाइज कर दो, 87। अब देखो 84% बना। अब आप देखो पॉइंट में नहीं आ रहा, पॉइंट में क्यों नहीं आ रहा, मैंने इंटीजर फंक्शन का यूज़ कर लिया था। यहाँ मैंने इंटीजर फंक्शन का यूज़ कर लिया ना ये, ठीक है। तो वैल्यू तो बनी होगी 84 पॉइंट्स, जो भी वैल्यू बनती, लेकिन उस वैल्यू को हमने क्या करा दिया, इंटीजर में कन्वर्ट करवा दिया। तो इंटीजर में कन्वर्ट करके 84 वैल्यू आई और हमारे आज़ाद भाई साहब को बी ग्रेड मिल गई। अब सपोज करो बिलो 40, मैं ज़्यादा सारे केस नहीं ले रहा, मैं सपोज करता हूँ कि अब वैल्यू जितनी भी हो, मतलब उसके 20, 25, 22, 10, 12 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे। होते हैं ऐसे मेरे जैसे बच्चे जो नहीं पढ़ते, तो उनके मेरे एक्चुअल मार्क्स यही आते हैं, है ना, सबको यही लगता होगा। चलो जी 22, हिंदी में 0, उसके बाद कंप्यूटर में तो 10 ही नंबर आते हैं मेरे। ये लो परसेंटेज कितनी बनी, 16% बनी। आज़ाद भाई साहब आप हो गए फेल। चलो ये तो हो गई मजाक की बात। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सब में क्या करा हमने। पहले को यहाँ मतलब मार्क्स नेम रीड किया, नेम रीड करके मार्क्स रीड किया। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, 16 आया, 16 आया। तो अब अगर मैं चलता हूँ कोड पर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को डाउट होगा नहीं, अगर हो तो फिर भी मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको क्लियर कर दूँगा। अच्छा, यहाँ हमने रीड कर लिया, रीड करने के बाद में परसेंटेज कैलकुलेट करी, सम किया, टोटल आया। पहले टोटल करके हमने डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाई 100 करने पर जो फ्लोट वैल्यू बन रही थी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, वो आ गए अपने परसेंटेज में। उस परसेंटेज को हमने प्रिंट करा दिया। अब हमारे पास परसेंटेज कितनी आई थी, 16। अब देखो 16 को हर PER जहाँ जहाँ रखा हुआ वहाँ रखकर चेक करेगा कंपाइलर। 16 ग्रेटर देन 90, कंडीशन फॉल्स। 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 लेस देन, मतलब ये पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो आगे जाएगा ही नहीं। फिर 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये भी फॉल्स हो गया।
क्योंकि एंड लगा हुआ है तो फॉल्स होते ही तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा भाई वो। अब क्या है, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये भी फॉल्स हो गई, मतलब 40 से भी ऊपर नहीं है। तो अब तो एल्स पार्ट ही बचा, इसलिए उसने क्या कर दिया, नेम प्रिंट करके एफ ग्रेड प्रिंट कर दी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि अब देखो क्या हो रहा है कि इतनी सारी कंडीशन लगी हुई है, मल्टीपल कंडीशन, उन मल्टीपल कंडीशन में से एक ही चीज़ एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो ये एक तो कोड हमने यहाँ पर ये समझा। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। वो छोटा सा एग्जांपल क्या है, वो बहुत इजी एग्जांपल है। देखो, सैलरी कैलकुलेट होती है सभी एम्प्लॉयज़ की, तो हमने वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमने बना रखा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये करेक्ट है, देखिए एक क्वेश्चन बना हुआ है कि अगर हम क्या देखेंगे, यूज़र से एम्प्लॉय का नेम एंटर करवाएंगे और एम्प्लॉय की सैलरी एंटर करवाएंगे, मतलब बेसिक सैलरी एंटर करवाएंगे, और उसको फिर जो उसके अलाउंस मिलते हैं या जो डिडक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि अलाउंस मतलब डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, बहुत अच्छा नाम है डियरनेस अलाउंस, नाम हिंदी में तो है महंगाई भत्ता, लेकिन है ये डियरनेस। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस, डीए, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, और ये दोनों हम ऐड करेंगे, डीए और एचआरए जो भी कैलकुलेट होगा, मतलब अगर यहाँ क्या क्या रखा है कि बेसिक जो है आपकी वो 20,000 या उससे ऊपर है तो डीए मिलना चाहिए 30%, एचआरए मिलना चाहिए 10%, और डिडक्शन होना चाहिए 2.5 का, किसका, पीएफ का, प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन हो जाना चाहिए। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा नेट सैलरी, या हम बोलते हैं हाँ नेट सैलरी का फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट सैलरी का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर बेसिक प्लस जो आपका डीए है और प्लस जो आपका एचआरए है, ये सब तो हमने सब ऐड कर दिए, बेसिक भी मिलेगा, डीए भी मिलेगा, और उसके बाद में आ जाता है प्रोविडेंट फंड को आप सेविंग में डालें, मतलब डिडक्शन में डाल देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो जो इस फॉर्मूले से हमारे पास कैलकुलेट होगा वो क्या बन जाएगा, नेट सैलरी। अब आपको सर इसमें एलिफ कहाँ पर यूज़ होगा, इसके अंदर एलिफ यहाँ पर यूज़ होगा कि आपको रेंज देखनी पड़ेगी कि बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है तो डीए और एचआरए इतना लगेगा। बेसिक सैलरी 15 से ग्रेटर है और 20,000 से लेस है, ठीक है, मतलब 19,999 तक है अगर, तब 35% डीए फिर एचआरए, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो एक बार चलते हैं हम अपने कोड पर। यहाँ पर मैंने न्यू विंडो ओपन करी, सैलरी कैलकुलेट करनी है। मैं सोच रहा हूँ आज ये अपन इफ़ एल्स इफ को कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा लूप स्टार्ट करें, क्योंकि लूपिंग भी हमारा थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो उसको भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसलिए मैं आज एक दूसरा एग्जांपल और ले रहा हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, क्वेश्चन आ भी जाते हैं इस तरीके से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लेना है भाई, अपने को एम्प्लॉय का नेम रीड करना है, बेसिक और बेसिक सैलरी रीड करनी है। तो दो बातें रीड करनी है, तो अपन क्या करते हैं, चलो आ जाओ दो बातें कर लेते हैं। रीड नेम, इनपुट लेना है इसलिए मैंने लिख दिया इनपुट, इनपुट एंटर नेम। इंट नहीं लगाया, कॉमन सी बात है भैया, यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू है। अब बेसिक, तो बेसिक को मैं बेसिक वेरिएबल ही ले लेता हूँ, बेसिक सैल भी लिख सकते हो आप, बेसिक सैलरी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर वैल्यू में ही लेंगे। और यार आ जाओ भाई, सही तो आ जाओ। इनपुट क्या लिखेंगे, एंटर बेसिक सैलरी। ठीक है, ये हमने रीड कर लिया, नेम रीड कर लिया, बेसिक सैलरी रीड कर ली। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अपने को ये टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। टेबल में क्या लिखा हुआ है, इफ़ बेसिक सैलरी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000। तो आ जाओ यहाँ पर, इफ़ बेसिक इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने के, 20,000।
अगर ये कंडीशन ट्रू है देन आपको क्या करना है, पहले डी ए कैलकुलेट करना है 30%। तो आप लिखेंगे डी ए जो हमारा है, डी ए वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, डी ए की वैल्यू हो जानी चाहिए इसका 30%। अब देखो 30% मतलब 30 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 डिवाइड बाई 10, और हम इसको 0.3 लिख सकते हैं। तो किसी भी वैल्यू का 30% कैलकुलेट करना है, हम क्या बोलें 30% ऑफ 20,000, तो जहाँ ऑफ होता है वहाँ पर मल्टीप्लाई साइन हो जाता है। तो सिंपल अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, देखो एक तो काम क्या हो, आप ऐसा लिखो बड़ा, बेसिक मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 100, एक तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। मैं कह रहा हूँ साहब, क्या लिखा था मैंने, ये। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 डिवाइड बाय 10 को अगर मैं यहाँ डिवाइड बाय 10 को भी हटाना है तो मल्टीप्लाई 0.3 कर सकता हूँ कि नहीं, बस यही तो बात कह रहा था मैं, और कोई बात ही नहीं है अपनी। इसको 0.3 लिख दो, है ना, ये हो गया डी ए। ऐसे ही हमारा बन जाएगा एच आर ए, एक और वेरिएबल हो गया एच आर ए। आप कहेंगे बेसिक जो हमारी है उसका मल्टीप्लाई कितना परसेंट बोल रहे हैं, 10 मतलब जब 3 मतलब 0.3 था तो 30 मतलब 0.3 था तो 10 मतलब 0.1 हो गया, तो 0.1, ये एच आर ए बन गया। ऐसे ही पीएफ में क्या बोल रहे हैं 2.5, अब 2.5 डिवाइड बाय 100 होगा तो क्या होगा, देखो इसको भी देख लेते हैं, पीएफ इक्वल टू जो बेसिक है मल्टीप्लाई क्या होता 2.5 होता भाई, डिवाइड बाय 100 होगा। तो अब ये जो यहाँ 20 है तो 20 है तो ये डेसिमल पॉइंट अपना 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा और ये हो जाएगा 0.025। तो पीएफ इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। पीएफ कैलकुलेट होने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपल जो फार्मूला लगाना था, वो क्या फार्मूला लगाना था हमें, नेट सैलरी का फार्मूला लगाना था। नेट सैलरी के लिए मैं लिखता हूँ नेट अंडरस्कोर सेल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला बताया था बेसिक प्लस डी ए प्लस एच आर ए माइनस पी एफ। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, बेसिक प्लस डी ए प्लस एच आर ए माइनस हो गया हमारा पी एफ। अब यही चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, बाकी पैरामीटर ही चेंज करने पड़ेंगे अपने को, जो वैल्यूज़ है ना वो चेंज करनी पड़ेगी, बाकी तो काम हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखूँगे, एलिफ की जगह एलिफ बेसिक, यहाँ बेसिक ये तो है ग्रेटर देन 20,000, मैं लिखूँगा ग्रेटर देन किसके 30,000, सॉरी क्या लिखा है हमारे कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन ये है 15 से ग्रेटर हो, बट ये किस रेंज में आनी चाहिए, 20 से लेस होनी चाहिए, और 30, चलो आ जाओ यहाँ पर 15 से ग्रेटर, तो 15 से ग्रेटर चलें तो यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन 15,000 एंड बेसिक लेस देन किसके हो 20,000। तो मल्टीप्लाई किसे कराना है इस बार, 0.35 से मल्टीप्लाई कराना है, और यहाँ हो जाएगा 0.08, और यहाँ तो वही चीज़ है, बाकी बन गई वैल्यू वही। आगे चलते हैं, फिर से मैंने कहा एलिफ, क्या कंडीशन है आपकी 10,000। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ और है इस क्वेश्चन में ना, थोड़ा सा कमी है। अगर मैं बोलता हूँ बिलो 10,000 हो, तो वो चीज़ हमने लिखी हुई नहीं है यहाँ पर। हम यहाँ पर बिलो 10,000 हो तो इसको DA 45% कर देते हैं और HRA 5% कर लेंगे, और बाकी वही
2.5। जस्ट में क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर, ऐसा कुछ है नहीं कि यही रूल होता है। तो चलते हैं, ग्रेटर देन किसके हो, ग्रेटर देन 10,000, ग्रेटर देन 10,000 हो, एंड बेसिक लेस देन किसके हो, 15,000 के हो। तो हमारे को पैरामीटर में क्या लिखना है, 35 नहीं, ये तो हो गया, करना है 40% और 7% और 2.5। तो 40% है तो 0.4 हो जाएगा, उसके बाद है 7% तो 0.04 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, और ये तो है ही। आगे हम क्या लिख देंगे, एल्स में अपन क्या करते हैं, या डी ए वगैरह फिर से कैलकुलेट करके एक बार कॉपी करके लिख दो। क्या बताया भैया, डी ए हमारा कितना 45, तो 0.45, और यहाँ कितना 0.5, तो इधर 0.05 हो जाएगा 7 की जगह। ये चलते हैं, ये तीनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखो समझने वाली बात क्या है, क्या करना है यहाँ पर, क्या हो रहा है कि आपने जो बेसिक रीड किया ना, उस बेसिक के अकॉर्डिंग आपका डीए, एचआरए और पीएफ बन रहा है और नेट सैलरी जनरेट हो रही है। अब जो हमने यहाँ कैलकुलेशन का फॉर्मूला दे रखा है, वो कैलकुलेशन का फॉर्मूला तो अपने को समझ में आ ही गया। जो हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन का फॉर्मूला इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है, उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ फॉलो किया है, और उसके बाद में हमने नेट सैलरी कैलकुलेट कर ली है। नेट सैलरी में बेसिक डीए एचआरए ऐड करके पीएफ को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, सिंपली हम प्रिंट करा देंगे जो हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट प्रिंट कराना है तो आप क्या लिखोगे, नेम कॉमा नेम, नेम ही है ना, हाँ जी, नेम कॉमा नेम, देन आप लिख देंगे बेसिक, बेसिक में आप बेसिक बता देंगे, ठीक है। बेसिक कितना बन गया वो बता देंगे जो आपने एंटर किया था, और उसके बाद आप बता देंगे एक एक टर्म अगर आपको लिखनी हो। चलो हम ये बोलते हैं कि एक एक वैल्यू अपने को लिखनी है कि बेसिक कितना आ गया, तो एक जगह डिवाइड कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और मैं कहता हूँ प्रिंट बेसिक कितना है, और ऐसे ही मैं कहता हूँ प्रिंट डीए कितना है, ऐसे ही मैं बोलता हूँ प्रिंट एचआरए कितना है, कॉमा लगाना होगा अदरवाइज एरर आएगी। प्रिंट क्या बन गया, और पीएफ, पीएफ कितना है, कॉमा पीएफ, और प्रिंट करा देंगे फाइनली नेट सैलरी कितनी है। अरे आ जाओ भाई, कौन से वेरिएबल में, नेट सैलरी, नेट अंडरस्कोर सैलरी में। इसको सेव करें, यहाँ मैंने कहा सैलरी .py, कोड थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, वैसे तो इजी है, समझ लेंगे तो समझ में, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ हो गया नेम, हमने रीड किया, नेम रीड किया, तो सैलरी का यहाँ पर सैलरी मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने कहा 17,000 इसका बेसिक है, 17,000, तो ऑटोमेटिक अब यहाँ नेम बता दिया, 17,000 जो आपने बेसिक एंटर किया था वो, डीए कितना बन गया, एचआरए कितना बना, पीएफ कितना बना, और उसके हिसाब से फिर टोटल सैलरी कैलकुलेट कर दी। मतलब 17,000 प्लस 5,950 ये ऐड किया, 1,360 ऐड किया, इन तीनों को ऐड करके डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया
425। तो इस तरह से हम सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी आपने देखा, इनमें से कोई सी एक कंडीशन ट्रू होगी और जो कंडीशन ट्रू होगी उसका टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद में सीधा कहाँ पर, यहाँ पर जंप करेगा हमारा कंट्रोल और ये वाले आउटपुट प्रिंट करवा देगा। ओके, तो आज के क्लास के अंदर हमने ये 2 प्रोग्राम देख लिए। इन 2 प्रोग्राम के साथ साथ सपोज करो अगर मैं कहता हूँ कि जो हमने पहले बनाया था मैक्सिमम ऑफ, अच्छा मैक्सिमम से पहले अगर एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या, हमने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम जो बनाया था, ये जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया था इसमें एल्स इफ देखो बहुत बार लिखा हुआ है। आज छोटा सा काम एक बार ये और कर लेते हैं कि सपोज करो ये एल्स इफ हटाना है मुझे, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, एलिफ CH, बस इतना करो और देखना अभी बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। अगर आपने पहले जो एल्स इफ वाला कोड जो मैंने आपको बताया था वो थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, यहाँ पर क्या करना है, आपको एलिफ लिखना है हर बार, एक तो काम ये करना है। बस, तो यहाँ पर एल्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ एल्स के बाद इफ लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसको हम लिख देंगे एल्स। चलो अब देखो क्या 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 हुआ, मेरा काम क्या हुआ, इफ़ पहली कंडीशन, एल्स इफ अगर नंबर यूज़र ने 2 प्रेस किया है तो अब क्या करना है, इन सबको प्रॉपर अलाइन आपको इंडेंट करना है। बस इतना तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर इंडेंट करना पड़ेगा और ये हमारा कोड सही से बन जाता है। अगर आप कहो कि सर मुझे हमारे को नेक्स्ट अलग से एक वीडियो में इस चीज़ समझा देना, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, बट मुझे ऐसी ज़रूरत लगी नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ इसी वीडियो में ये काम कर दिया। प्रॉपर इंडेंट कर दो बस, और इस कोड को मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने चेंज जो किया है वो चेंजिंग का मीनिंग क्या है, इस चेंज का, है ना। देखो समझो बात को, क्या लिखा है, हमने पहले क्या किया था, मेन्यू प्रिंट करवा दिया था, ये मेन्यू प्रिंट हो गया, चॉइस में वैल्यू रीड कर ली। अब हमने क्या कहा, इफ़ CH की वैल्यू अगर 1 है तो ये वाला टास्क करना है जिसमें एडिशन हो जाएगा। इफ़ CH की वैल्यू अगर 2 है तो सब्ट्रैक्शन करना है। इफ़ CH की वैल्यू अगर 3 है तो मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ इफ़ नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ, एलिफ। तो मतलब एल्स इफ फिर से एल्स इफ CH इज़ 4। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई सारी, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, एल्स इनवैलिड चॉइस। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, बहुत इजी कोड है ये भी। रन किया, मैंने कहा सबसे पहले तो मैं क्या बोलूँगा कि चॉइस ही नहीं लिखता, मैं लिख देता हूँ 6, इनवैलिड चॉइस आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो कितना कोड छोटा तो हो गया हमारा, कितना रीडेबल भी हो गया, कोड कम भी हो गया। बिकॉज अगर हम देख रहे हैं तो इस तरह की लेडर बन रही थी, एल्स के अंदर इफ, एल्स के अंदर इफ, एल्स के अंदर इफ, ये लेडर सी बन रही थी। अब कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, एलिफ लगा रहे हो आप, कोई बहुत ईजी कोड हो गया। अब मैंने सपोज करो यहाँ किया प्रेस 3, एंटर वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 7, 35 रिजल्ट हुआ प्रिंट, उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि 1 2 3 4 इसके अलावा कोई और वैल्यू होती है तो एल्स प्रिंट कर देता है, मतलब इनवैलिड चॉइस प्रिंट कर देता है। बट अगर जैसे 1 मिलता है तो एडिशन करके देगा, 2 मिलेगा तो सब्ट्रैक्शन, और 3 मिलेगा तो मल्टीप्लिकेशन, और 4 मिलेगा तो डिवीजन। तो आज हमने जितने भी हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, बट कोई बात नहीं, ये कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पूरे हो चुके हैं, इफ़, एल्स इफ और एलिफ। अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप क्वेरी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे कि एक बार लूप को स्टार्ट करें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।